So ninth class, last time we were discussing about biogeochemical cycles, है ना? हम डिस्कस कर रहे थे that what do we mean by biogeochemical cycles, and in addition to that we also started that what are the various biogeochemical cycles that we are going to study in this chapter, right? और उनमें हमने कुछ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स डिस्कस भी कर ली थी, लाइक वी स्टार्टेड अबाउट कार्बन साइकिल, है ना, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, ये सब तो हमने स्टडी कर लिया है. सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल एक हमारी बची है दैट वी नीड टू डिस्कस, एंड आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग ऑन टू ग्रीन हाउस gases, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर, राइट? So let's start with nitrogen cycle. So because this is a biogeochemical cycle, so definition is already very obvious to us कि क्या होगा. नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होगा through some processes that would be repeated again and again, है ना? एंड इफ यू आस्क मी कि मैम नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होगा क्या, कहाँ, तो नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होगा थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर के अलग अलग कंपोनेंट्स से नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होगा. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल, राइट? तो जैसे हमने कार्बन साइकिल के टाइम समझा था, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कार्बन किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है. लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो नाइट्रोजन है वो कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे फिक्स हो जाती है, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से फॉर्म में फिक्स हो जाती है, किस-किस फॉर्म में प्रेज़ेंट है. देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे-कैसे ये एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर होती रहती है, राइट? अब आपको ये तो पता ही है दैट व्हेनेवर यू स्टडी अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, आप जब भी एयर का कॉम्पोजिशन पढ़ते हो, तब वहाँ पे आप पढ़ते हो कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अबंडेंस में प्रेज़ेंट है, राइट? पढ़ते हो हमेशा से. तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया जाता है, उस नाइट्रोजन को यूज कर लिया जाता है एंड कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू सम नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स सॉइल में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं. कैसे कन्वर्ट होते हैं? क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, एंड वी कॉल दोस बैक्टीरियाज एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. What do that bacteria do is that those nitrogen fixing bacteria use the atmospheric nitrogen and they convert it into nitrogenous compounds. They could be nitrites or nitrates, मतलब NO2 या NO3. अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैम सॉइल में कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल में सब जगह प्रेजेंट है, और लाइक स्पेसिफिक लोकेशंस और स्पेसिफिक पॉइंट्स, ऑब्वियसली दे आर प्रेजेंट एट स्पेसिफिक पॉइंट्स. क्या होता है, हमारे पास कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं. लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब ये ऐसे पल्सेस वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको हम, जो पल्सेस होते हैं उनको हम लेग्यूम्स बोल देते हैं. तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में ऐसे बैक्टीरिया मिलते हैं जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. साथ ही साथ लाइटनिंग के टाइम, मतलब जब बिजली चमकती है, उस टाइम भी जो नाइट्रोजन होती है वो फिक्स हो जाती है, मतलब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है नाइट्राइट्स में या नाइट्रेट्स में, मतलब NO2 में या NO3 में. उसके बाद अब क्या हुआ, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट थी उसको बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया है, राइट? वो बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट है. अब क्योंकि नाइट्रोजन सॉइल में अवेलेबल हो गई है, बैक्टीरियाज ने कन्वर्ट कर दी है, रूट्स में कन्वर्ट कर दी है, तो अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स को कौन ले लेते हैं? प्लांट्स ले लेते हैं, राइट? फिर प्लांट्स क्या करते हैं, देखो जितने भी प्रोटीन्स हैं उनमें नाइट्रोजन एक पार्ट है, तो क्या करते हैं, प्लांट्स अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए इस नाइट्रोजन को यूज कर लेते हैं, राइट? तो अब एटमॉस्फेयर से पहले कहाँ पहुंची? सॉइल में पहुंची. सॉइल से पहुंचने के बाद अब हमारी नाइट्रोजन कहाँ पहुंच गई है? अब ये पहुंच गई है प्लांट्स में, राइट? फिर अब प्लांट्स के साथ क्या होगा? एनिमल्स वुड ईट द प्लांट्स, राइट? वी ऑलवेज ईट द प्लांट्स बिकॉज इट्स नेसेसिटी, राइट? ये जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए. वी नीड आवर फूड, एंड व्हाट्स आवर फूड? बेसिकली इट्स प्लांट्स, राइट? तो एनिमल्स क्या होगा? एनिमल्स वुड ईट द प्लांट्स, राइट? व्हेन एनिमल्स वुड ईट द प्लांट्स, जो प्लांट की बॉडी में कॉम्पोजिशन था, जो भी प्लांट की बॉडी का कंटेंट था, दैट कंटेंट वुड एंटर इनटू द एनिमल्स बॉडी, राइट? तो फिर अब वो नाइट्रोजन कहाँ पहुंच गई? एनिमल की बॉडी में पहुंच जाएगी. नाउ
द थिंग इज, जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होगी सो देयर बॉडी वुड बी डिकम्पोज्ड। जब प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी की डेथ हो जाएगी तो उनकी बॉडी जब डिकम्पोज होगी तो जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं वो वापस से उन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देंगे, वो वापस से उन प्रोटीन्स को तोड़ देंगे। जब प्रोटीन्स टूटेंगे तो वापस जो सॉइल से प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में नाइट्रोजन गई थी वही नाइट्रोजन उन प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी से वापस सॉइल में आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, राइट। और कुछ बैक्टीरिया और भी ऐसे हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अब देखो हमने किया क्या हुआ था, हमने ये किया हुआ था कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स किया था। और हम क्या कहते हैं, ये साइकिल है, मतलब कुछ प्रोसेसेस कॉन्टिन्यूसली रिपीट होती रहती है ना। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स वापस सॉइल में आ गए हैं, अब कुछ बैक्टीरिया उसी नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। तो हमारी साइकिल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। हमने नाइट्रोजन ली कहाँ से थी, हमने नाइट्रोजन ली थी एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से सॉइल में आई थी, सॉइल से प्लांट्स में गई थी, प्लांट से एनिमल्स में गई थी। तो अब क्या हुआ, प्लांट्स और एनिमल्स से वापस सॉइल में आ गई, सॉइल में आ गई तो अब वापस कहाँ भेजना है, एटमॉस्फेयर में भेजना, राइट। तो ये काम भी कौन कर देते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं, उनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। सो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया in nitrogenous compounds को that have again turned back into the soil, they convert this nitrogen compounds back into nitrogen, ये इसको वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। in that nitrogen is again released back into the atmosphere, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है हमारी, ये वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सो अगेन द सेम प्रोसेस वुड बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स, दोबारा दोबारा यही प्रोसेस चलती रहेगी कि नाइट्रोजन को फिक्स किया जाएगा, वो नाइट्रोजन सॉइल में आएगी, सॉइल से प्लांट्स एनिमल्स अगेन बैक इनटू द सॉइल एंड अगेन रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। दिस इज हाउ नाइट्रोजन साइकिल ऑपरेट्स इन आवर एटमॉस्फेयर, राइट। अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी में तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें नाइट्रोजन एक बहुत असेंशियल पार्ट बनाती है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, कुछ वाइटामिन्स हैं। तो इन सब कंपोनेंट्स में जो नाइट्रोजन है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। So now let's just look at an illustration of the nitrogen cycle कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, कैसे कैसे हमारे बायोस्फीयर में ऑपरेट करती है। So let's start with the very first point where nitrogen is present in the atmosphere, जहाँ पे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, राइट। आप देखो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू सम नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है। फिर उसके बाद होगा क्या, जब इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, सो दोज कंपाउंड्स वुड बी टेकन अप बाय प्लांट्स, प्लांट्स में चले जाएंगे। प्लांट्स अगर उन कंपाउंड्स को ले लेंगे तो वो क्या करेंगे, प्लांट्स की बॉडी के अंदर चले जाएंगे। मतलब now those nitrogenous compounds are a part of प्रोटोप्लाज्म ऑफ ग्रीन प्लांट्स। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग कंटेंट है ना, लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल को हम बोलते क्या है, हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। ये हमने अपनी बेसिक क्लासेस में स्टडी किया हुआ है, राइट। तो अब ये नाइट्रोजन किसका पार्ट बन गई है, अब ये नाइट्रोजन ग्रीन प्लांट्स के प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन गई है। नाउ these green plants would be eaten up by animals। अब इन ग्रीन प्लांट्स को कौन खा लेंगे, एनिमल्स खा लेंगे, राइट। तो अब क्या होगा, जो ये नाइट्रोजन थी अब किसका पार्ट बन गई, एनिमल्स की बॉडी का पार्ट बन गई। अब अगर इन प्लांट्स की डेथ होती है तो प्रोसेस बोलते हैं हम अमोनिफिकेशन, या फिर जब ये वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो हो जाता है अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है। और अगर एनिमल्स की डेथ होती है तो पहले अमोनिया बनेगा, या अगर वो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया बनेगा, एंड देन फिर अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स में, एंड देन ये लगातार यूज बैक होता रहेगा। हो सकता है यही नाइट्राइट्स और यही नाइट्रेट्स दोबारा कुछ और प्लांट्स यूज कर ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नाइट्रेट्स हैं इनको कुछ बैक्टीरिया
डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, है ना, उनको बोला जाता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते क्या है, इन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को वापस नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, राइट। साथ ही साथ हमारी एक और प्रोसेस चलती है जिसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर की जब नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, या इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हो जाती है, तो फिर क्या होता है, वापस से क्या होगा, वापस से हमारी जो नाइट्रोजन है दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, और फिर नाइट्रेट्स पे फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, तो ये वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी, राइट। या फिर हो सकता है इन नाइट्रेट्स को प्लांट्स यूज कर लें, बट फिर अगैन द सेम प्रोसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड कि प्लांट्स को एनिमल्स कंज्यूम कर लेंगे और वापस से उनकी डेथ होगी या वो वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो अमोनिया, nitrates and then the nitrogen will again be released back into the atmosphere, right? चलिए, after that there is another topic that is called as greenhouse effect, right? देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, अब आपको ये तो पता है that the sun's radiation falls on the earth surface, है ना। तो जब सन की रेज अर्थ के ऊपर फॉल करती है, सो आउट ऑफ द टोटल रेडिएशंस दैट फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, कुछ रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। सो सम ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। इंफ्रारेड लाइट की फॉर्म में कुछ रेडिएशंस तो वापस चली जाती हैं, बट हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ गैसेस प्रेजेंट है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, मीथेन प्रेजेंट है, CFCs प्रेजेंट है। फुल फॉर्म ऑफ CFCs इज क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, ठीक है। तो इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ये गैसेस अर्थ की एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये गैसेस करती क्या है, these gases absorb the sum of the light which is reflected back by the earth, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, मैंने आपको अभी बताया कि जो भी अर्थ की सरफेस पे सनलाइट पड़ रही है, अ पार्ट ऑफ दैट लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, राइट। तो ये गैसेस क्या करती हैं, वो जो रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है सनलाइट, उसमें से कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब वापस जाने नहीं देती। और उसका फायदा क्या होता है, क्योंकि ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही हैं, सबको वापस जाने नहीं दे रही, तो रेडिएशन एक्चुअली है क्या, हीट है ना। तो मतलब कुछ हीट को, कुछ सन की हीट को ये अपने पास ट्रैप करके रख रही हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि सन की जो हीट हमारे पास पड़ रही है, उस हीट को हम थोड़ा सा अपने पास ट्रैप करके रख रहे हैं, ठीक है। अब सोचो, अगर इन गैसेस का अमाउंट बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर इन गैसेस का नंबर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, अगर इन गैसेस का परसेंटेज बढ़ जाए तो जितनी रेडिएशन अभी तक ट्रैप हो रही थी अब उससे ज़्यादा ट्रैप होने लगेगी, राइट। अगर रेडिएशन उससे ज़्यादा ट्रैप होने लगेगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो एवरेज टेम्परेचर है उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हम तो एक्चुअली हीट ट्रैप कर रहे हैं ना। हम अगर हीट ट्रैप कर रहे हैं तो हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, मतलब एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब ग्रीन हाउस गैसेस जब अर्थ की रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं, उसको एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती, उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और करता कौन है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस करती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो हाउ वुड यू डिफाइन ग्रीन हाउस गैसेस, दैट हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर due to absorption of infrared radiations by greenhouse gases is called as greenhouse effect। और ये greenhouse effect बहुत important है, क्योंकि जब हमारे अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी
उस टाइम यहाँ पे इतने सूटेबल टेम्परेचर्स नहीं थे कि ह्यूमन बींग्स यहाँ पर सर्वाइव कर सकते थे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे सर्वाइव कर सकते थे। ये यहाँ पे धीरे धीरे ऐसा फिनोमेना हुआ, धीरे धीरे ऐसी प्रोसेसेस आई, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हम यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट है तभी हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। सोचो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता सो व्हाट वुड हैव बीन देयर। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो होता क्या, ये होता कि जो हमारी गैसेस थी वो हीट को उतना ट्रैप करके रख नहीं पाती, तो हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर इस टाइम है उससे बहुत कम होता, इतना कम होता कि हम तो सरवाइव कर नहीं पाते, राइट। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन दिस प्लानट, ऑन दिस अर्थ, राइट, क्योंकि हमारे लिए एक सूटेबल टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है ये ग्रीन हाउस गैसेस, ताकि हम आराम से रह सकें। अभी देखो स्टिल अभी कितना टेम्परेचर कम है, राइट, इट्स अराउंड 10 डिग्रीज, फिर भी हमें ऐसा लग रहा है दैट वी नीड सम जैकेट्स, वी नीड सम स्वेटर्स, वी नीड सम ब्लैंकेट्स, राइट। ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के बाद है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सीजनल चेंज है, बट स्टिल फिर भी हम इतना सर्वाइव कर पा रहे हैं बिकॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो सीधा सीधा माइनस में टेम्परेचर जाता एंड सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, राइट। देखो ध्यान से, लेट्स जस्ट सी द इलस्ट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या हो रहा है, some sunlight that hits the earth is reflected, right? सनलाइट जो अर्थ को हीट करती है, जो अर्थ पे फॉल करती है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और हीट बन जाती है। बट हमारे पास कुछ गैसेस प्रेजेंट है। व्हाट आर दोज गैसेस? दोज कैन बी CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। So these are present in the atmosphere, है ना। These greenhouse gases are there in the atmosphere, but they trap the heat. ये इस heat को trap कर देती हैं। Thus, how do they help? They help in keeping the earth warm. ठीक है, ये हमारी अर्थ को वार्म रखने में हेल्प करती हैं, and that's why we are able to survive. That's why human beings are able to survive on this planet, right? That's how we define the greenhouse effect. Okay. After that, there is another term associated with the greenhouse effect, and that term is called as global warming. अभी तो मैंने आपको greenhouse effect के फायदे बताए हैं, but every time I hope you remember that कि हम कहते हैं everything has some pros, has its pros and cons, right? अगर किसी चीज़ के कुछ फायदे हैं तो साथ ही साथ कुछ ना कुछ नुकसान भी है। तो इसके लिए हमारे पास एक टर्म है, एक फिनोमेना एसोसिएटेड है, दैट वी कॉल इट as ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, जो हमारा एवरेज सरफेस टेम्परेचर है ना, वो लगातार धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं, उनका अमाउंट इंक्रीज होता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का परसेंटेज इंक्रीज होता जा रहा है। और इंक्रीज क्यों हो रहा है? वो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लगातार इतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज करते जा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस अगर इंक्रीज होती जा रही हैं तो होगा क्या, हीट बहुत ज़्यादा ट्रैप होगी। हीट बहुत ज़्यादा ट्रैप होगी मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे अर्थ के आसपास ज़्यादा रहेंगी। उससे क्या होगा, हमारा जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। और एस एवरेज सरफेस टेम्परेचर के इंक्रीज होने के फिनोमेना को हम कहते क्या हैं, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, राइट। आपने कितनी बार सुना होगा, कितनी बार लगातार न्यूज़ में आता रहता है, आप लोगों को बार बार अवेयर किया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और उसकी वजह से क्या है, हमारी पूरी की पूरी क्लाइमेट पे जितने भी हमारे नेचुरल साइकिल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता जा रहा है। हमारे जो आइस कैप्स हैं, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट करते जा रहे हैं, हमारे सीजन्स में इतना ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, एक्सट्रीम हमारे पास यहाँ पे अब क्लाइमेट आती जा रही है कि ठंड पड़ेगी तो एक्सट्रीम पड़ेगी, राइट, गर्मी आऊँगी तो एक्सट्रीम होगी। तो हमारी जो सीजनल साइकिल्स हैं
उन सब में चेंज आता जा रहा है। बर्ड्स की लाइफ पे बहुत असर पड़ रहा है, एनिमल्स की लाइफ पे बहुत असर पड़ रहा है, साथ ही साथ ह्यूमंस की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक तरीके से हम अपने एंड की तरफ जाते जा रहे हैं। सो वी नीड टू स्टॉप द एमिशन ऑफ दीज हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, ताकि इनका एमिशन कम से कम हो, तो हम इतनी जल्दी जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है उसको गड़बड़ नहीं करें, उसको स्टेबल रखें, राइट? ओके, आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विद द वेरी लास्ट टॉपिक, दैट इज ओजोन। तो जो ओजोन है, that contains 3 atoms of oxygen। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं O3 से। देखो होता क्या है, हमारे पास वैसे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट है? O2 की फॉर्म में, है ना? तो क्या होता है, O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जब इस पे यूवी रेडिएशंस फॉल होती हैं, यूवी रेडिएशंस कहाँ से आएंगी? सन से आएंगी, राइट? तो जब O2 पे सन के थ्रू यूवी रेडिएशंस आएंगी तो ये O2 ब्रेक हो जाती है लाइक दिस, ठीक है? O प्लस O की फॉर्म में जो O2 है दैट गेट्स ब्रोकन डाउन, O2 ब्रेक डाउन हो गई। अब क्या होगा? ऐसे प्रेजेंट है ये O प्लस O की फॉर्म में, राइट? तो अब क्या होता है, इसमें से O कंबाइन हो जाती है और O2 के साथ, राइट? एंड देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ O3, जिसको हम बोलते हैं ओजोन, ठीक है? That's how formation of ozone takes place. O2 gets dissociated in the form of O plus O because of the UV rays that fall from the sun. Then this ozone, simple oxygen, gets associated with O2 to form O3, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं, राइट? ओके, आफ्टर दैट ये ओजोन प्रेजेंट कहाँ होती है? इट इज प्रेजेंट इन द अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी मैं आपको फिगर से इलिस्ट्रेट करूंगी कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है, बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट डिस्कस कि ये ओजोन का काम क्या है। ये जो ओजोन है, ये जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं ना, ये बहुत डैमेज कॉज कर सकती हैं, स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं, बहुत सारी डिसीजेस कॉज कर सकती हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हमारे तक पहुंचने नहीं देती, बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? तभी आपको सजेस्ट किया जाता है दैट व्हेनेवर यू गो इन द सन यू शुड वेयर sunscreen, right? आपको सजेस्ट किया जाता है that wear full clothes and then always apply sunscreen, wear some hat and then wear some shades, right? क्योंकि कुछ अगर component ultraviolet radiation का आ जाता है so that could damage your body, है ना? After that, but the scary thing is that कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो ओजोन लेयर है ये लगातार डैमेज होती जा रही है, राइट? बहुत सारे कंपाउंड्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जब हम एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं, तो उन सब में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ये हमारी ओजोन को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से ओजोन में एक होल बन जाता है। और लगातार शायद आपने कुछ पुराने पिछले सालों में सुना भी होगा कि ओजोन का होल बहुत ज़्यादा हो गया था, राइट? बहुत बड़ा हो गया था। और जब अगर ओजोन में होल आ जाएगा, आप खुद सोचो ना, हमारे अर्थ के आसपास एक ब्लैंकेट की फॉर्म में ओजोन प्रेजेंट है, राइट? जैसे हम ब्लैंकेट जब कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो ठंडी हवा हमारे पास नहीं पहुंच पाती। सो इन द सेम केस जब अर्थ के आसपास ओजोन प्रेजेंट है तो यूवी रेज जो है वो अर्थ में पहुंच नहीं पाती। बट अगर अब आप जस्ट सोचो, अगर आपके ब्लैंकेट में होल हो जाए, सो व्हाट वुड हैपन? You would be very very uncomfortable, right? So in the same case, अर्थ की जो ब्लैंकेट है उसमें होल हो गया है, that we call it as ozone hole। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, कुछ यूवी रेडिएशंस का कंपोनेंट अर्थ तक पहुंच रहा था। बट इट्स मैटर ऑफ हैप्पीनेस कि पिछले कुछ सालों में ओजोन होल रिकवर होने लगा है, ओजोन होल वापस से थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है, बिकॉज जो ह्यूमन बींग्स थे उनको लगातार अवेयर किया गया, उनको समझाया गया। साथ ही साथ अब डिवाइसेस जो हैं अब ऐसी आने लगी हैं कि जिनमें CFCs का यूज़ बहुत कम हो, राइट?
So you should be able to understand that why is ozone hole created and how to reduce the ozone emissions, right? Guess, yeah, how to reduce the damage that is being created to the ozone. तो CFCs का यूज़ कम किया जाए तो उससे जो होगा ओजोन होल का डैमेज कम हो जाएगा, क्योंकि ओजोन लगातार बनती रहती है. एंड हाउ ओजोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस दैट आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू, राइट? ओके, so after that now let's move towards the next slide, जिसमें देखो आपको सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ओजोन है क्या. ओजोन लेयर इज अ रिंग ऑफ प्रोटेक्टिव गैसेस अराउंड द अर्थ, ठीक है, दैट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेज बिफोर दे रीच द सरफेस, है ना. इससे पहले कि वो सरफेस पर पहुंचे उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि वो हमारे तक पहुंच के हमें डैमेज या हमें नुकसान नहीं कर पाए. ओजोन लोकेटेड कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर के इनर साइड पे लोकेटेड है, अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के 10 किलोमीटर ऊपर तक जो है वो ओजोन लोकेटेड है, राइट. यू वुड हैव स्टडीड द कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, आपने स्टडी किया होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, है ना. ये आपने सारे स्टडी किए हुए हैं. तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या प्रेजेंट है? ओजोन लेयर प्रेजेंट है, राइट. और देखो, अगर ओजोन होल हो जाता है, हेयर इट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड, अगर ओजोन होल है तो अब क्या होगा? वैसे तो अल्ट्रावायलेट रेज को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट. बट अगर ओजोन में होल है तो क्या होगा? यूवी रेज ओजोन होल से पास हो जाएंगी, और अगर यूवी रेज ओजोन होल से पास हो जाएंगे सो दे विल डायरेक्टली रीच द ऑर्गेनिजम्स इनहैबिटिंग द अर्थ, राइट. अर्थ पे जितने ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उन तक यूवी रेज पहुंच जाएंगी, और उसका रिजल्ट क्या होगा? इट वुड रिजल्ट इन वेरियस काइंड ऑफ डिसीजेस, द मेन बीइंग द स्किन कैंसर. स्किन कैंसर का एक मेन रीज़न है ये यूवी रेज का पहुंचना. आईज में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, राइट. तो वो भी एक रीज़न क्या है? ये है हमारा ओजोन, यूवी रेज का. अगर यूवी रेज डायरेक्टली फॉल होती है तो उसकी वजह से बहुत सारी डिसीजेस हो जाते हैं, right? Okay, so that's all for this chapter. Now we have done the chapter, we have completed the chapter that is natural resources. That's all for this chapter. As you all know, ये chapter आपकी examinations में नहीं आना. This chapter is just meant for your internal assessment. You need to submit a project on this chapter. It depends on you if you want to take the complete chapter or just a topic from this chapter and prepare a nice project report, and you need to submit it in the school, which would serve as for the basis of internal assessment, right? That's all for this chapter.